एक सेंटेंस क्या होता है। अगर हम लोग एक सेंटेंस समझेंगे भाई एक सेंटेंस क्या होता है, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि ये जो फिर क्लोजेज होती हैं, ये क्लोजेज क्या होती हैं, और उसी से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि एक फ्रेज जो है फिर वो कैसे काम करती है, या एक फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एक सेंटेंसेस कैसे बनता है, एक क्लोजेस कैसे बनती है, या एक फ्रेज कैसे बनती है। और एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिवन जो वर्ड्स हैं, जो गिवन वर्ड्स का ग्रुप है, क्या वो एक सेंटेंस है, क्या एक क्लोज है, या फिर एक फ्रेज है। तो हम लोग एक पहले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, फिर क्लोजेस को, और फिर फ्रेज को। हमारी बातें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस में आपको बेसिक दो तीन बातें पकड़नी पड़ेगी। भाई एक सेंटेंस बनाने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी कार्य में करने वाला, कार्य का कर्ता हमें चाहिए होता है, या फिर हमें चाहिए होगी एक वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, और कई बार हेल्पिंग वर्ब भी पहले मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें चाहिए होता है उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट, और कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया होता और सेंस पूरा निकल रहा हो, सब्जेक्ट और वर्ब दी हुई हो, तब भी वो सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला, और काम को करने वाले दो ही होते हैं, या तो एक नाउन होती है, या नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। और फिर आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा ना, भाई संज्ञा के स्थान पर क्या यूज होते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं सर्वनाम, तो फिर प्रोनाउन। या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगी, या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद में हमें चाहिए होता है एक वर्ब। एक वर्ब जरूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, वर्ब यानी कि क्रिया, कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य अगर होगा तभी हम लोग सेंटेंस बना पाएंगे, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बन पाएगा। यानी एक कार्य भी जरूरी है, एक सब्जेक्ट जरूरी है, कर्ता, जो कि एक नाउन, संज्ञा, या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन प्रोनाउन मैंने हालांकि पढ़ाए हुए हैं, जाके चेक कर सकते हैं आप। और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में जरूरी होता है, जिससे कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, मैं सेव खाता हूं, मैं सेव खाता हूं। इसमें पहचानना पड़ेगा कि भाई वर्ब कौन सी है। तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है खाना, है ना। भाई खाना ही तो क्रिया है ना, मैं कुछ खा रहा हूं, यही तो क्रिया है। खा कौन रहा है, मैं खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं, सेव खा रहा हूं। तो कर्ता कौन है, खाने वाला कौन है, भाई खाने वाला तो मैं हूं। और टारगेट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मैं क्या खा रहा हूं, तो मैं सेव खा रहा हूं। तो सेव हुआ ऑब्जेक्ट, खाने वाला मैं यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, और फिर खाना एक वर्ब। आओ सेंटेंस कैसे बनेगा। आई, आई यानी कि मैं, एक सब्जेक्ट बन गया। खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, खा लिया। क्या खाया, एन एप्पल, एक सेब खाया। तो मैंने एक सेब, मैं एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। वर्ब चेंज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे अगर आप पास्ट में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे। अगर आप बोलो कि मैं कल एक सेब खाऊंगा, तो आई विल ईट एन एप्पल टुमारो। मैं रोज खाता हूं, तो आई ईट एन एप्पल एवरी डे। तो ईट होती है, ईट आती है प्रेजेंट का बताने के लिए, वर्तमान का बताने के लिए। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, और ऑब्जेक्ट हमारे पास में मिल गया। अच्छा, मजे की बात क्या है, यहां से इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप समझेंगे, सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इस सेंटेंस के अंदर ये है कि ये अपना पूरा का पूरा मीनिंग बनाता है। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, उसे बोलते हैं सेंटेंस। जैसे आप बोलते हैं मैं सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, वह हंसते हैं, अब वह क्या हो गया, समझो इस बात के अंदर, वह हंसते हैं, इसमें मैं तो सब्जेक्ट नहीं हूं, वह या वे एक से ज्यादा है, दे लाफ, है ना, दे लाफ। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा भाई, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिलकर के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन बनता है। इट इज नॉट अबाउट हिंदी ओनली और इंग्लिश, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी है, देन एंड देयर वी रिक्वायर दिस पैटर्न। अगर आपको हिंदी में बात करनी है, अगर आपको ग्रामेटिकली चीजें पकड़नी है, तब भी आपको इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। हम दिन में कितने सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे ये तो कॉमन है, मैं सेब खाता हूं। अब आप बोल दो भाई मैं तो मैगी खाता हूं, तो आई ईट मैगी है। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। यहां जाना वर्ब हो गया ना, वर्ब चेंज हो गई। तो चेंज तो वर्ब ही होती है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, चीजें तो वही है, पैटर्न तो वही, स्ट्रक्चर वही है। अच्छा, मैं डांस करता हूं, आई डांस। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, जाना। आपने कुछ खरीदा, उसे आप परचेज बोलेंगे।
मैं बोलता हूँ कि मैंने एक नई कार खरीद ली है, खरीद ली है। पास्ट हो गया ना। खरीदने वाला कौन है? मैं, आई। खरीदना, परचेज, परचेज्ड बनेगी सेकंड फॉर्म। क्या खरीदी है? अ न्यू कार। आई परचेज्ड अ न्यू कार। सिंपल है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो आपको वर्ब्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये बातें हमें पता लग जाएं तो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, और हम लोग हिंदी में भी बातें पकड़ में बना सकते हैं। आओ अब चार और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह नाच रही है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। सब्जेक्ट क्या है? वह। रही है लिखा आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर होगी, लड़की है। नाच कौन रही है? नाचने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। तो शी आ जाएगा हमारे पास में सब्जेक्ट। ठीक है। अब रहा है, रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूस का होता है, तो इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर। तो यहां पर शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। ठीक है। आप बना के मतलब बताना, आपके लिए एक होमवर्क है। मैं गाना गा रहा हूं, क्या बोलेंगे? ये आपको बना करके बताना है। ठीक है। और वे बाजार गए। बाजार गए मतलब पास्ट की बात है ना। जाना को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या आती है? गो की सेकंड फॉर्म फिर मेरे साथ ही हो जाती है वेंट। तो क्या बना? दे वेंट टू द मार्केट। वह गए, काम हो गया। दे वेंट टू द मार्केट। ठीक है। अगर बोलते भाई मैं रोज बाजार जाता हूं, तब क्या बोलते? फिर फर्स्ट फॉर्म आती, आई गो टू मार्केट एवरी डे, है ना। मैं कल जाऊंगा, आने वाले कल, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है। इस प्रकार से तो दे वेंट टू मार्केट यानी वो चले गए हैं, पास्ट में हो गया, तो गो की सेकंड फॉर्म हमारे पास में आ गई। जैसे यहां पर देखो, हम मूवीज देखना तो सबको पसंद है ना। भाई मूवीज देखना सबको पसंद है। अब आप बोलते हो सॉरी, आप एक बात बोलते हो, मैं भाई रोज एक मूवी देखता हूं, आई वॉच अ मूवी एवरी डे। वॉच आ गया फर्स्ट फॉर्म। काम करने वाला कौन है? मैं, आई वॉच अ मूवी एवरी डे। अच्छा, मैंने कल एक फिल्म देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आई वॉच्ड अ मूवी। सेकंड फॉर्म कर दिया आपने, पास्ट कर दिया, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अच्छा, आप इसी बात को ऐसे बोलोगे कि भैया मैं तो ना केसरी टू आने वाली, मैं तो केसरी टू देखने जाऊंगा, आई विल वॉच केसरी टू। क्योंकि आप भविष्य में देखेंगे, तो विल शेल लगा दिया। इस प्रकार से एक सेंटेंस बनता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन ही तो टेंस है। हालांकि मैंने टेंसेस एक्सप्लेन कर रखे हैं, टेंसेस का सेशन जाके पूरा देखोगे ना, तो आपको सेंटेंस भी पता चलेंगे कैसे बनते हैं, सब प्रकार के कैसे बनाने हैं, वो वहां से पता चल जाएंगे। यहाँ तो हम ग्रामेटिकली बातें कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, और अगर आपको स्पोकन के लिए इफ यू नीड एनी गाइडेंस, फर्स्ट आप जाइए, सारे के सारे टेंसेस चेक करिए। टेंसेस चेक करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट कहां लगेगा, पास्ट कहां लगेगा और फ्यूचर कहां लगता है। ठीक है। आ जाओ। उसे चाय पसंद नहीं है। अब भैया उसे पसंद नहीं है, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़का लगाओगे तो ही, लड़की लगाओगे तो शी। देखो हिंदी में मत जाना, हिंदी में मैंने प्रोनाउन का चार्ट जाके चेक कर लेना, एक काम तो कर लेना, मेरे कहने पे एक बात मान लेना कि प्रोनाउन का मैंने चार्ट पढ़ा रखा है, वो चार्ट एक बार जाके चेक कर लेना, बड़ा काम आपके आने वाला है। भाई उसे चाय पसंद नहीं है, ही डज नॉट लाइक टी। उसे चाय पसंद नहीं है, ही डज नॉट लाइक टी। लाइक आ गया वर्ब, टी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ही हमारा मतलब उसे, वह। क्योंकि नोट नेगेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट के अंदर क्या लगता है फिर? डू या डज नॉट लगता है। तो ही डज नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। अगर आप खुद के लिए बोलोगे भाई मुझे चाय पसंद नहीं है, तो फिर क्या बोला जाएगा? फिर आई डजेंट नहीं आएगा, आई के साथ में डू आता है, आई डोंट लाइक टी आएगा। और ये बातें कब पता चलेंगी? जब आप जाकर के टेंसेस की पूरे सेशन चेक कर लोगे। टेंसेस चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे प्रेजेंट में क्या बात बोलनी है, पास्ट में कैसे बोला जाएगा, एंड हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक इन फ्यूचर, मुझे भविष्य में बात कैसे बोलनी है। वो टेंसेस जाकर के चेक करोगे तो वहां पे अपन को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। भाई एक सेंटेंस क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जो खुद का पूरा मीनिंग हमें देता है। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, पूरा का पूरा सेंस वो बनाता है। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर होगी। अब फिर बताओ भाई, एक सेंटेंस में और एक क्लोजेस में डिफरेंस क्या होता है? देखो सिंपल और लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। सेंटेंस तो होते हैं वाक्य, जो अपना का पूरा मीनिंग देते हैं, और बोलते भी हैं कि एक सेंटेंस जो है वो क्लोजेस हो सकती है,
वो एक क्लोज हो सकती है, लेकिन एक क्लोजेस, सभी क्लोजेस सेंटेंस हो वो जरूरी नहीं है। ये बात आपको यहां से समझ आएगी कि ऐसा जरूरी क्यों नहीं है। देखना आप ध्यान से, ये हमारे पास में है क्लोजेस, क्या है, ये है हमारे पास में क्लोजेस, और क्लोजेस को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। अब बात हमारे पास समझने वाली ये है कि दोनों सेंटेंस, दोनों पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसमें एक डिपेंडेंट, क्लोजेस कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट क्लोज, जो निर्भर करती है दूसरी क्लोज के ऊपर, दूसरे वाक्य बात के ऊपर, और एक होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? आत्मनिर्भर। तो डिपेंडेंट, सॉरी, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है आत्मनिर्भर, उसे कोई सहारा नहीं चाहिए। तो जिसे सहारा नहीं चाहिए और खुद का पूरा मीनिंग बनाएगी, तो वो खुद में ही क्या हो जाती है? एक सेंटेंस भी बन सकती है। लेकिन जो डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड करती है, फिर जाके मीनिंग बनाएगी, फिर जाके उसका अर्थ निकलेगा। जैसे सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है ना, अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस बनाता है। सिमिलरली क्या होता है, एक जो क्लोज होती है, कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लोज, जो किसी पे निर्भर नहीं करती, वो खुद का पूरा मीनिंग बनाती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लोज एक सेंटेंस हो सकती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज जो किसी पे निर्भर करती है, वो खुद के अंदर एक सेंटेंस नहीं होती, क्योंकि ये खुद का पूरा मीनिंग नहीं बनाती। ये लंगड़ी होती है, इसे एक सहारे की जरूरत रहती है। ठीक है? इसे एक सहारे की जरूरत रहती है। अपने को ऐसे समझना है भाई, इसको ना एक सहारा चाहिए। अगर इसको एक सहारा नहीं मिलेगा ना, तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग या पूरा का पूरा सेंस नहीं बनेगा। अब देखो यहां से मजेदार बातें आपको समझ आएगी। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, पहला देखो, आई वेंट टू बेड अर्ली। आई वेंट टू बेड अर्ली का मतलब है मैं सोने जल्दी चला गया। ये बात पूरा अपने आप के अंदर मीनिंग बनाती है ना भाई, मैं सोने जल्दी चला गया, ये तो पूरा मीनिंग बनाती है ना कि आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोने चला गया। इससे कोई क्वेश्चन थोड़ी खड़ा होता है, सेंस भी पूरा बनता है। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। टारगेटेड तो हमारे गोल सारे के सारे पूरे हैं भाई। एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है, एक वर्ब भी मिल रही है, एक ऑब्जेक्ट भी मिल रही है। तो बताओ कौन सी क्लोज हुई है? ये हुई इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये अपना पूरा पूरा मीनिंग बना रही है। आगे वाली देखो, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। अब देखो, अगर इन दोनों बातों को आप इसको अलग से पढ़ो, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, हालांकि इसमें एक सब्जेक्ट आई भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर हमारे पास में एक एडजेक्टिव भी लास्ट में एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आई वॉज टायर्ड। ये सारी बातें होने के बावजूद भी आपके दिमाग में एक बात खड़ी नहीं हो रही भाई, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तो क्या है? तो क्या? बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ, क्योंकि मैं थका हुआ था। एक यहां से सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप थके हुए थे तो क्या, है ना? एक सवाल हमारे मन में पैदा करती है एक डिपेंडेंट क्लोज, जो दूसरी बात पे निर्भर करती है। अगर दूसरी बात नहीं होगी तो उसका सेंस नहीं निकलेगा। जैसे यहां देखें, अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सोने जल्दी चला गया था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। यानी इस वाली बात को, ये वाली बात को एक सहारा चाहिए। अगर वो सहारा इसको मिल जाए तो ये पूरा मीनिंग बना देगी। अगर वो वाला सहारा इसको नहीं मिलता तो इसका सेंस नहीं निकलता। इसलिए ये होती है डिपेंडेंट क्लोज, निर्भर करती है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? जो खुद के अंदर फ्री होती है, जिसका पूरा पूरा मीनिंग निकलता है। आगे देखते हैं, जैसे वी विल गो फॉर अ वॉक, हम एक वॉक के लिए जाएंगे, या हम वॉक पर जाएंगे। वी विल गो फॉर वॉक, हम वॉक पर जाएंगे। इसमें कोई सवाल थोड़ी रह जाता है, हम वॉक पर जाएंगे, पूरा मीनिंग बना रहा है भाई। वी विल गो फॉर अ वॉक, वी विल गो फॉर अ पार्टी, वी विल गो फॉर अ डिनर। दीज आर मेकिंग कंप्लीट सेंसेस। इससे कोई भी सवाल आपके मन में रह नहीं जाता। लेकिन आगे देखो, इफ यू कम अर्ली, अगर आप जल्दी आए। अब आप अगर इसको अलग से पढ़ते हैं, इफ यू कम अर्ली, अगर आप जल्दी आए, ये कुछ 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 मिसिंग है यार, है ना? इफ यू कम अर्ली, अगर आप जल्दी आ जाओ, तो क्या है? कुछ ना कुछ मिसिंग है बात। इफ यू कम अर्ली क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, ये पहले वाली क्लोज पे निर्भर करती है। तो जब अपन बोलते हैं वी विल गो फॉर अ वॉक, हम एक वॉक पर जाएंगे, इफ यू कम अर्ली,
आप इसको इसके साथ में जोड़ दो ना, तो अब इसका पूरा पूरा मीनिंग निकल जाता है। लेकिन जब तक नहीं जोड़ा था, ये वाला तो भैया अपना मीनिंग फिर भी पूरा दे रहा था, लेकिन ये वाला क्या है, उस पे निर्भर था। बात क्लियर है? फैक्ट क्लियर है? ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास में? आगे लिखा हुआ है, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था। हाँ भाई, देख रहा था, अच्छी बात है, टीवी देखनी अच्छी बात है। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, पूरा मीनिंग निकल रहा है। एक सब्जेक्ट भी है, एक हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। वॉचिंग, वॉच यानी देखना, ये भी है। टीवी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज प्लेइंग, पूरा पूरा मीनिंग निकलता है। लेकिन अब यहां देखें, व्हेन शी कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया। क्या जब उसने मुझे बुलाया, तो है ना, ये क्या रह जाता है ना दिमाग में, क्या, यानी कुछ थोड़ी बहुत रह जाती है मन के अंदर बातें। वो बस इतना समझ लो, जिसके अंदर पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, मन के अंदर थोड़ी थोड़ी भैया बातें रह जाती हैं भाई, बातें पूरी मजेदार नहीं हुई। व्हेन शी कॉल मी, अच्छा आपके मन में सवाल आता है कि उसने आपको बुलाया तब क्या हुआ है? तो ये होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, पहली वाली के ऊपर डिपेंड करती है ना। आगे देखते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। अच्छी बात है, फुटबॉल खेला, अच्छी बात है, पूरा सेंस बनता है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, पूरा सेंस बनता है। मैंने पार्टी एंजॉय की, आई एंजॉयड द पार्टी, भैया पूरा सेंस बनता है। मैंने कार खरीदी, आई परचेज द कार, पूरा मीनिंग बनता है ना। लेकिन अब इसको देखो, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, ये तो खुद के अंदर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। पूरा का पूरा इसका सेंस निकलता है कि उन्होंने फुटबॉल खेला। अब अगली लाइन को देखो, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बरसात हो रही थी। यार हालांकि बरसात हो रही थी, तो क्या हुआ, बरसात हो रही थी तो, हालांकि बरसात हो रही थी। आपके मन में आता है भाई, हालांकि बरसात हो रही थी, तो भाई आगे वाली बात तो बता, है। तो ये क्या है, ये होती है, क्या करती है, डिपेंड करती है किसी दूसरी बात के ऊपर। अब इसी बात को उससे जोड़ो, हालांकि बरसात हो रही थी, फिर भी क्रिकेट उन्होंने खेला। दे प्लेड फुटबॉल ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बरसात हो रही थी, फिर भी उन्होंने क्या खेल दिया, फुटबॉल खेला। तो ये वाली जो बात है ना, अगर इसको इससे जोड़ोगे ना, तो इस वाली बात का भावार्थ निकल जाएगा। लेकिन जब तक इसको इससे नहीं जोड़ोगे ना, तो ये बेचारी लंगड़ी है, ये अपने आप से कोई पूरा मीनिंग नहीं बना सकती, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, इट विल डिपेंड, वो निर्भर करेगी भाई पहले वाली बात से जोड़ूं तो क्या मीनिंग निकले। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो पूरा का पूरा सेंस बनाती है, पूरा का पूरा भावार्थ बनाती है, तभी तो वो सेंटेंस कहलाती है। जैसे आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी को एंजॉय किया, भाई इसमें तो मीनिंग पूरा निकल रहा है ना। आई परचेज कार, मैंने एक कार परचेज करी, पूरा मीनिंग निकल रहा है ना। तो ये बातें होती हैं, इनको बड़ा ही गहराई से समझना। एग्जामिनर पूछ लेगा कि क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, फिर इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, डिपेंडेंट क्लोज क्या है। एग्जामिनर कैन आस्क यू एनीथिंग, उनकी मर्जी है भैया, वो कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी उठा करके, ठीक है। यहां तक अपन को फोर्थ तक हमारा हो गया। अब फिफ्थ सेंटेंस अपन देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, समवन नॉक्ड ऑन द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। यहां पर आप ऐड कर लेना, समवन ऐड भी चलता है वैसे, ऑन भी चलता है, लेकिन अपन ऐड चलेंगे। समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, ठीक है। ठीक है, बात निकल गई, मीनिंग निकल गया भाई, समवन नॉक्ड एट द डोर, पूरा मीनिंग दे रहा भाई, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। अगला सेंटेंस देखो, अगली बात देखो, वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। तो आपके मन में एक बात आती है, भाई जब वह सो रहा था तो क्या, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी बात दिमाग में आती है ना। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था तो क्या, यानी ये जो होती हैं, ये होती हैं इंडिपेंडेंट। कौन सी, पहले वाली, जो खुद का पूरा मीनिंग देती हैं, क्लोज होती हैं। ये वाली क्या होती है, दूसरे पार्ट वाली, डिपेंडेंट, जो निर्भर करती है पहले वाली बात के ऊपर और अपना पूरा मीनिंग नहीं निकालती। तो सेंटेंस समझ लिया, क्लोजेस समझ ली। अब समझो फ्रेज, एक फ्रेज क्या होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा। एक फ्रेज क्या होती है, जनरली एक फ्रेज के अंदर आपको ना ही तो सब्जेक्ट मिलता है और ना ही वर्ब मिलती है, पर कभी कभी दोनों में से एक चीज मिल सकती है, और ये अपना कोई भी सेंस नहीं बनाती, ठीक है। तो ये फिर सेंटेंस से कैसे अलग हुई, भाई सेंटेंस में तो सब्जेक्ट चाहिए था, वर्ब चाहिए थी, ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसमें तो वो तीनों होता ही नहीं है। अच्छा,
और ये क्लोजेस से कैसे अलग हुई? अगर क्लोजेस की बात करोगे तो क्लोजेस आपने अभी पढ़ी, उसमें कहीं जगह जो डिपेंडेंट क्लोज है, निर्भर क्लोज करती है किसी के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारे पास में सब्जेक्ट भी आता है, कई बार वर्ब भी आती है ना? लेकिन वो खुद का पूरा मीनिंग नहीं बनाती, बस सब्जेक्ट वर्ब जरूर होता है उसके अंदर, और इंडिपेंडेंट तो पूरा का पूरा मीनिंग बनाती है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस, वो एक प्रकार से सेंटेंस भी बनता है, तो वो फिर अलग हो गया। ये क्या होती हैं? ये होती हैं फ्रेज। तो फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है जो जिसमें आपको ना ही तो दोनों तीनों चीजें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ कई बार सब्जेक्ट मिल जाएगा और कई बार वर्ब मिल जाएगी, या फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी पता है क्या होती है? सबसे मजेदार बात क्या होती है? ये वाक्य का लास्ट पार्ट होते हैं, सेंटेंस का लास्ट पार्ट होते हैं, लेकिन ये होती अलग अलग प्रकार की हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग में आपको कहीं पे सब्जेक्ट दिख रहा है, कहीं पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इन द मॉर्निंग यानी ये किसी बात का बचा हुआ रूप है ना? जैसे हम सुबह क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग हमारे पास में क्या हुआ? एक फ्रेज हुई। कौन सी फ्रेज हुई? प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर गार्डन। अब इसमें ना तो वर्ब है ना सब्जेक्ट है, ये किसी बात का किसी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है। जैसे वी वेंट टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, हम एक सुंदर बाग गए, वी वेंट टू अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये किसी बात का बचा हुआ पार्ट है, अंश है, ये नाउन फ्रेज हो गई। विद ग्रेट केयर, बड़ा ही ध्यान से। देखो विद आ रहा है ना, विद प्रेपोजिशन होती है ना, बड़ी ही ध्यान से। जैसे डॉक्टर था, उसने सबका बड़ा ही ध्यान रखा, सब कुछ अच्छे से हैंडल किया, विद ग्रेट केयर, है ना? तो ये क्या हुआ? प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। ये सेंटेंस के लास्ट में आती हैं, ये होती हैं फ्रेजेस। जैसे रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना, टू विन द मैच, मैच को जीतना, ऑन द टेबल, टेबल पर, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी से भरा हुआ, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी के बाद। जैसे मुझे थका हुआ महसूस हुआ, अब इसमें मुझे और थका हुआ दोनों गायब हैं। अगर मुझे और थका हुआ दोनों मिल जाते तो ये सेंटेंस बन जाता, आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के बाद। तो ये क्या है? किसी वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, इसे बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, आ जाओ। द बॉय विद ब्लू आईज, नीली आंखों के साथ लड़का, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है भाई, नीली आंखों के साथ लड़का, है ना? लुकिंग एट द स्टार्स, तारों की तरफ देखते हुए। तो ये जैसे मैंने भाई मैंने प्रार्थना की, आई प्रेड टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की। कई बार क्या होता है, मन में होता है कि, होता है भैया, आजकल तो होता ही है, हे भगवान मैं ना पूरी मेहनत करूंगा, मैं इसके लिए गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हे भगवान बस मुझे वो मिल जाए, है ना? आई प्रेड टू गॉड लुकिंग एट द स्टार, प्लीज गॉड आई वांट मैरी हर, है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार से जो होते हैं, ये बनते हैं हमारे पास में, क्या फ्रेज बनती है। इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा कि एक सेंटेंस, एक फ्रेज और एक क्लोज जो है, दीज थ्री आर डिफरेंट थिंग्स और बड़ी ही यूजफुल चीजें हैं। if you want to speak in English or if you want to speak in English, these are very very important things to consider in the very beginning। जो पहला बिगिनिंग पार्ट होगा ना आपका, उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये बातें, है ना? तो ये ग्रामेटिकली भी हो गई। हमने थोड़ी स्पोकन की बात भी कर ली आज बीच बीच में, है ना? थोड़ा सा मैटर आ गया तो बात कर ली, चर्चा हो गई, अच्छी बात है।